Guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I will cover the topic material costing. This topic is important for the college students as well as for CS parents. It covers around 6 to 7 marks in exams. So please watch this video carefully. So start this video. Mainly there are three types of expenditure which are incurred in producing a units. As you can see, there are three examples: direct material cost, direct labor cost and overhead. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मेनली तीन एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं हम: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। इस वीडियो में हम मटेरियल कोस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट के बारे में जानेंगे। मटेरियल कोस्ट जो है वो पूरी टोटल कोस्ट का एक मेजर पार्ट होता है। जो हम कोस्ट शीट बनाते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब कुछ ऐड करते हैं, तो हम ये टोटल कोस्ट का एक मेजर पार्ट है। तो इसको हम हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सके, ताकि कम से कम आए प्रोडक्शन करते टाइम। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारी डीएमसी भी बढ़ती है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो कम से कम आए। इसके लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, जो कि हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकेंड इज़ परचेज कॉस्ट एंड थर्ड वन इज़ कैरिंग कॉस्ट। सो व्हाट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? कोई मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेलीफोन से कोई ऑर्डर प्लेस किया या मैंने किसी और मीडियम से ऑर्डर प्लेस किया, तो मुझे कुछ ना कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, राइट? तो फर्स्ट हमारी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सेकेंड इज़ परचेज कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट में गया और मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया, मैंने सप्लायर को पैसे दिए और मैंने उससे रॉ मटेरियल लिया, तो दिस इज़ माई परचेज कॉस्ट, ओके। एंड थर्ड वन इज़ कैरिंग कॉस्ट। अब मैंने रॉ मटेरियल ले तो लिया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी करना पड़ेगा किसी न किसी वेयर हाउस में या किसी गोडाउन में, तो मतलब मेरी कैरिंग कॉस्ट भी कुछ ना कुछ लगेगी, ताकि जो मटेरियल है वो जब तक मैं इसको प्रोडक्शन में नहीं लाऊंगा तब तक वो सेव जगह पर रहे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के भी फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैसे ऑर्डर साइज से इसका क्या रिलेशनशिप है। अगर ऑर्डर साइज़ मेरा बढ़ रहा है, मान लो मैंने 100 यूनिट्स बनाई, 200 यूनिट्स बनाई, मैं ऑर्डर साइज़ बढ़ा रहा हूँ 100, 200, 300, 400, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी घटती जाएगी। और अगर ऑर्डर साइज़ मेरा घट रहा है 400 से 300, 200, 100, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मेरी पर यूनिट कम होती जाएगी। तो इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट। इसका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ऑर्डर साइज जैसे बढ़ेगा कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऑर्डर साइज घटेगा कैरिंग कॉस्ट भी घटेगी। ईओक्यू निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। ये फार्मूला सबसे इजी फार्मूला है और ये फार्मूला 99% आपसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लो। इसको मैं एक ट्रिक भी बता सकता हूँ इसको याद करने की। देखो, जैसे 2 इंटू ए इंटू ओ है, तो इसमें ये हो सकता है कि कुछ भी आप लाइन बना लो, जैसे तुम दोनों के दोनों अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ का मतलब ए, घर में घुसकर मारूंगा। तो ऐसे कुछ भी हम ट्रिक बना सकते हैं कि जिससे आपको है ना जो मेन वर्ड है वो याद हो जाए, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ द सेकेंड कंसेप्ट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हर कोई फर्म चाहती है कि उसका कितना इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा है साल में। तो इसके लिए वो सबसे पहले जो फॉर्मूला निकालेगी वो निकालेगी रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई 2। तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाती है। अगर ये हाई है तो इसका मतलब फेवरेबल है। इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड व्हाट आर योर कमेंट्स। इफ़ द turnover ratio is high, hence it is a favorable case. If the inventory turnover ratio is low, hence it is an unfavorable case. तो इसमें हमसे एक चीज़ और भी पूछ सकता है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, मतलब हमें कितने टाइम तक रॉ मटेरियल को होल्ड करना पड़ता है। तो जिसका फॉर्मूला है वो है 365 डेज़ डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपका इसका डेज़ में आ जाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी अच्छे से क्रैम कर लेना। थर्ड वन इज़ रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि हम कब अपना दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दे ताकि कोई शॉर्टेज ना हो जाए।
मतलब कौन सी सिचुएशन पे आते ही हमें दोबारा दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इट इज़ दैट लेवल स्टॉक रॉ मटेरियल एट विच फ्रेश ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी प्लेस्ड, अदरवाइज द कंपनी में फेस स्टॉक आउट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में 1000 यूनिट्स बनी हुई है इस टाइम पे, और जैसे ही 800 से नीचे जाती है मैं जब भी दूसरा ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ, मैं 800 से नीचे जाने ही नहीं देता। ठीक है, तो ये एक रीऑर्डर लेवल होता है। इसको कैलकुलेट करने के भी 3 फार्मूलाज होते हैं। आर ओ एल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, आर ओ एल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक इन प्लस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज यूसेज, एंड थर्ड वन इज आर ओ एल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज यूसेज। तो ये 3 कंसेप्ट हैं जो कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ कवर करे हैं। इसके और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दो कमेंट बॉक्स में। होप यू लाइक्ड माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।